यहाँ पे सुनो, ये एक ट्रायंगुलर बेस का प्रिज्म है। ये जो ऊपर में एंगल होता है इसी को बोलते हैं एपेक्स एंगल या प्रिज्म एंगल। ये ए है, ये इस सरफेस का नॉर्मल है और ये डॉटेड लाइन इस सरफेस का नॉर्मल है। तो यहाँ पे जरा सुनते जाओ। ये नॉर्मल से ये रे आई एंगल बना के आई है। ये कैसे मीडियम से कैसे मीडियम में जा रही है, कहाँ बेंड होगी? तो ये नॉर्मल है, ओरिजिनल पाथ ये था, वहां से ये इधर घूम गई। कितने एंगल से घूमेगी वो हो जाएगा डिविएशन एंगल इस रे का डेल्टा 1। ये टोटल एंगल क्या है? इस आई का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये आई का ही वैल्यू क्या हम डेल्टा 1 प्लस R1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई को अगर हम डेल्टा 1 प्लस R1 लिख सकते हैं, डेल्टा 1 को क्या लिख सकते हैं? आई माइनस R1। यहाँ पे आना, ये एंगल डेल्टा 2 है तो ये एंगल भी ऊपर कितना होगा? डेल्टा 2। ये डेल्टा 2 प्लस R2 क्या इस ई एंगल का ऑपोजिट एंगल है? इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट है। तो डेल्टा 2 प्लस R2 विल बी इक्वल टू व्हाट? ई। और डेल्टा 2 को क्या लिख देंगे? ई माइनस R2। ये रे अब किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है बाहर निकलते टाइम? डेंसर से रेयर। ये नॉर्मल है, कहाँ शिफ्ट होगी वो? टुवर्ड्स अवे। तो वो और नीचे शिफ्ट हो गई ओरिजिनल पाथ से बाय एन एंगल कितना? डेल्टा 2। ओरिजिनली ऐसे जा रही थी, एक बार डिविएशन हुआ डेल्टा 1, दूसरी बार हुआ डेल्टा 2। क्या दोनों डिविएशन सेम डायरेक्शन में है? दोनों ही डिविएशंस कैसे हैं? क्लॉकवाइज है। तो हम दोनों को नेट डिविएशन निकालने के लिए क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो टोटल डिविएशन होगा दैट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 का वैल्यू आई माइनस R1, डेल्टा 2 का वैल्यू ई माइनस R2, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा? आई प्लस ई माइनस ए। ए कैसे लिख दिया? क्योंकि ए जो एपेक्स एंगल होता है दैट इज द सम ऑफ ये रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे R1 और यहाँ का रिफ्रैक्शन एंगल R2। तो R1 प्लस R2 की जगह पे वहां पे हमने क्या यूज कर लिया है? ए। तो एक वो फॉर्मूला याद रखना, उस पे न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर I और A, I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस और A आपका एपेक्स एंगल है, अगर ये दोनों स्मॉल हैं तो डेल्टा का फॉर्मूला हम A इंटू म्यू माइनस 1 भी यूज कर सकते हैं। आया बात समझ में? अब दो कंडीशंस याद रखनी है। ये जो डिविएशन एंगल है I प्लस ई माइनस ए वाला, इसका मिनिमम और मैक्सिमम का कंडीशन याद रखना है। उसके लिए पहले ये ग्राफ समझना है आपको। ये डिविएशन एंगल डेल्टा है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। इनके बीच में फंक्शन ये है, ये भूल जाओगे चलेगा, कोई उसको याद रखने का जरूरत नहीं है। ये ग्राफ याद रखना है, बट ये ग्राफ ऐसा इन्वर्टेड टाइप का होगा, अनसिमेट्रिक होगा। दो जगहों पे इसकी वैल्यू कैसी है डिविएशन एंगल की? मैक्सिमम। और एक जगह पे इसकी वैल्यू कैसी है? मिनिमम। तो डेल्टा मैक्सिमम का वैल्यू दो एंगल्स पे आएगा, एक आई इज इक्वल टू 90, दूसरा ई इज इक्वल टू 90। ये आई इंसिडेंस एंगल है और ये ई इमरजेंस एंगल है। आ रहा है बात समझ में? तो इमरजेंस एंगल अगर 90 है तो रे आपकी कैसे जाएगी? नॉर्मल से कितना एंगल बनाते हुए? 90 डिग्री। इस कंडीशन को हम कहते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या बोलेंगे? ग्रेजिंग इमरजेंस। तो सबसे पहले जो डिविएशन एंगल मैक्सिमम होगा वो इमरजेंस एंगल कितने पे हो जाएगा? 90 पे। आया बात समझ में? दूसरी बार ये मैक्सिमम दोबारा जो होगा तो इसका कंडीशन कितना है? I इज इक्वल टू 90। I इज इक्वल टू 90 वाला सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, पहले फेज पे जो इंसिडेंस एंगल है वो कैसा हो? 90 डिग्री हो। क्या ये सरफेस के पैरेलल ग्रेज करती हुई आ रही है? तो जो दूसरा मैक्सिमम डिविएशन का कंडीशन है दैट इज I इज इक्वल टू 90, विच मीन्स इंसिडेंस कैसा हो रहा है? ग्रेजिंग इंसिडेंस। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस में भी डिविएशन एंगल मैक्सिमम होगा, ग्रेजिंग इमरजेंस में भी डिविएशन एंगल कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। आ रहा है बात समझ में? और एक जगह पे क्या डिविएशन एंगल मिनिमम था, तो वो मिनिमम होने के लिए कंडीशन ये है कि इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल ये दोनों कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर इंसिडेंस एंगल और इमरजेंस एंगल इक्वल है तो डिविएशन एंगल का वैल्यू मिनिमम होगा, डिविएशन एंगल का वैल्यू मिनिमम होगा। और दूसरा, ये अंदर में जो रे ए बी है वो इस बेस सी डी के पैरेलल हो जाएगा। आया बात समझ में? अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का प्रिज्म है तो हम बोलेंगे कि ये ए और बी
फिर इस वाले और इस वाले फेस का मिड पॉइंट भी हो जाएगा। बचपन में ऐसा ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पढ़ते थे हम लोग, ठीक है। तो रे सिमेट्रिकली पास करेगा मिनिमम डिविएशन के टाइम, और ये जो रे अंदर है ए बी वो बेस सी डी के पैरेलल होगा। डिविएशन एंगल मिनिमम होगा, उसका जो वैल्यू आएगा वो आई और ई इक्वल है, तो 2i माइनस ए या फिर 2e माइनस ए। यहां से डिविएशन एंगल का वैल्यू इज i प्लस ई माइनस ए। जब मिनिमम डिविएशन हो रहा है तो i और e कैसा हो जा रहा है, सेम। तो यहाँ पे i के टर्म्स में हम क्या लिख देंगे, i प्लस आई 2i माइनस ए, और i ही अगर e है तो उसी को क्या लिख सकते हैं, 2e माइनस ए। आ रहा है बात समझ में? तो मिनिमम डिविएशन एंगल के लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे। इसी टाइम पे क्या होता है कि यहाँ का एंगल R1 और यहाँ का एंगल R2 ये दोनों भी इक्वल होते हैं। आया बात समझ में? अगर ये R1 और R2 इक्वल है तो A को क्या हम 2R1 या 2R2 लिख सकते हैं। तो R1 या R2 को हम क्या लिख सकते हैं मिनिमम डिविएशन के टाइम, A/2। ये याद रखना है आपको। आया बात समझ में? इतनी चीजें। तो क्या क्या हमने पढ़ा, ये जो एपेक्स एंगल है ये दोनों रिफ्रैक्शन एंगल R1 और R2 का सम होगा। जो टोटल डिविएशन होगा दैट विल बी I प्लस ई माइनस ए। इसी एक ही जगह पे एक्चुअली ये जब वैल्यूज रखेंगे तो R1 प्लस R2 आता है। I और A अगर दोनों स्मॉल है, थिन प्रिज्म्स के लिए हम लोग बोलेंगे कि I और A अगर स्मॉल है तो प्रिज्म कैसा होगा, थिन प्रिज्म होगा। थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन के लिए डायरेक्ट आप A इंटू म्यू माइनस 1 भी यूज कर सकते हो। आया बात समझ में? अब इस प्रिज्म से जब हम ये I का वैल्यू चेंज करेंगे, यहाँ पे E का वैल्यू चेंज होते जाएगा और डिविएशन एंगल बदलते जाएंगे। तो हमें ये कंडीशंस पढ़नी है कि कब डिविएशन एंगल मिनिमम होगा, कितना होगा, और कब डिविएशन एंगल मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिविएशन का एक ही कंडीशन है, इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंस एंगल कैसा होना चाहिए, इक्वल। रे अंदर प्रिज्म के कैसे पास करेगा, सिमेट्रिकली। अंदर जो ए बी है वो बेस सी डी के कैसा हो जाएगा, पैरेलल, और यहाँ पे ए और बी ये दोनों फेसेस के क्या हो जाएंगे, मिड पॉइंट्स। मिनिमम डिविएशन का वैल्यू कितना आएगा, 2i माइनस ए या फिर 2e माइनस ए। रिफ्रैक्शन एंगल जो दोनों होंगे उनका वैल्यू भी कैसा हो जाएगा, इक्वल, और एपेक्स एंगल का कितना हो जाएगा, वो हाफ। यही जो मिनिमम डिविएशन एंगल जो आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, इसका एक फॉर्मूला आपको प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के साथ भी याद करना है। बहुत सारे क्वेश्चन इसी सिंपल फॉर्मूला पे होते हैं। तो ये फॉर्मूला है साइन ऑफ ब्रैकेट में बड़ा सा a प्लस डेल्टा मिनिमम द होल बाय 2, नीचे में डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, मिनिमम डिविएशन के क्वेश्चन यहां से आ जाएंगे। तो एक ही कंडीशन है मिनिमम डिविएशन का, ये दोनों एंगल्स कैसे होने चाहिए, इंसिडेंस और इमर्जेंस के, इक्वल। डिविएशन एंगल मैक्सिमम के दो कंडीशन थे, या तो I90 हो, I90 मतलब ग्रेजिंग इंसिडेंस, या फिर E का वैल्यू कैसा हो, 90, इसका मतलब ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो इंसिडेंस ग्रेजिंग हो या इमरजेंस ग्रेजिंग हो, I90 हो या E90 हो, दोनों ही केसेस में डिविएशन एंगल कैसा होगा, मैक्सिमम। यहां पे एक चीज ध्यान से समझना, अंदर के एंगल्स, अगर ये 90 डिग्री पे आ रहा है तो अंदर में ये C एंगल बनाएगा। हमने ऐसा क्यों बोल दिया कि अगर ये 90 पे आएगा तो अंदर में ये क्रिटिकल एंगल ही बनाएगा, रिवर्सिबिलिटी से। अगर हम लाइट के रास्ते को रिवर्स कर दें तो अगर ये कितने एंगल पे आएगा, ताकि ये रिफ्रैक्शन जब इसका हो, मीडियम चेंज हो, तो ये 90 डिग्री बना के जाए। कौन सा एंगल होता है वो, क्रिटिकल एंगल। तो अगर हम रिवर्सिबिलिटी यूज कर ले तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल होगा तो रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाएगा, 90। अब ये दोनों एंगल्स का सम कितना था, किसके बराबर, ए के बराबर। अगर एक एंगल सी है तो डेफिनेटली दूसरा कितना हो जाएगा, ए माइनस सी। आया बात समझ में? यहाँ पे एंगल ए माइनस सी है और यहाँ पे इमरजेंस एंगल ई है। ये ग्राफ समझ में आया, डायग्राम सॉरी। E90 में अगेन ये एंगल 90 होगा, फिर से रिवर्सिबिलिटी कर दे या यहीं पे देख ले बिना रिवर्सिबिलिटी के ही कितने एंगल पे लाइट इंसिडेंस हो, लाइट का इंसिडेंस, ताकि रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो। अगेन अब ये एंगल कितना हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल, और ये सामने वाला फिर कितना हो जाएगा, ए माइनस सी। एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसपे कि यहाँ पे रे बाहर निकलेगी। इसी के रिलेटेड कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एंगल आपका इस मिनिमम एंगल से बड़ा होगा तो ही लाइट प्रिज्म के बाहर आएगी, ठीक है। और अगर ये एंगल मिनिमम, ये आई मिनिमम से छोटा हो गया तब क्या होगा,
तब क्या लाइट बाहर निकल पाएगी? नहीं वो क्यों ऐसा बोल सकते हैं? आपने ये क्या मिनिमम एंगल है, ठीक है? एंगल अगर हम ये वाला बढ़ा दे, ठीक है, ये बढ़ाएंगे तो ये एंगल भी क्या होगा? मतलब आई मिनिमम हम बढ़ा रहे हैं, आई मिनिमम को बढ़ाएंगे तो ए भी बढ़ेगा, तो ए माइनस सी बढ़ेगा, तो सी छोटा हो जाएगा, फिर उसके बाद वो अंदर ही तो रहेगा। इसको अगर कम करें तो 1 मिनट, क्या लिखा है हमने? ओनली इफ आई इज मोर देन आई मिनिमम। तो आई, अच्छा यहाँ बताओ, आई को अगर बढ़ा दे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, ये छोटा हो जाएगा, और अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या रिफ्रैक्शन हो ही रहा होगा। आ रहा है बात समझ में? तो वही कंडीशन हमने लिखा है। अगर रे को निकल के नहीं आना है तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ध्यान देना, अगर ये क्रिटिकल है, सर आई मिनिमम मतलब मिनिमम इंसिडेंस एंगल ताकि ग्रेजिंग इमर्जेंस हो। उसका ये भी मतलब है, ये वाला कहना चाह रहा हूं मैं। ऐसे सोचो, ऐसे ये एंगल कम कर दूं, ऐसे सोचो, इसको कम कर देंगे तो ये एंगल भी क्या होगा? कम हो जाएगा। ये कम होगा तो ये वाला बढ़ जाएगा, और ये अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया तो क्या लाइट बाहर आएगी? नहीं। तो इससे छोटे एंगल पे लाइट बाहर नहीं आएगी, यही कहना चाह रहा हूं मैं। इतना समझ पा रहे हो? ठीक है। इस पे क्वेश्चंस अभी पूछे नहीं है नीट में, ठीक है, बट अगर पूछ लेंगे तो नहीं पूछा जाएगा। इस पे जेई मेंस वगैरह, जेई मेंस एडवांस में पूछ सकते हैं, बट नीट में नहीं। बस ये कंडीशन याद रखना, ठीक है, ये वाला, कि अगर रे को बाहर नहीं आना है तो ए का जो वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 2c, और म्यू का वैल्यू कोसेक a/2 से ज्यादा होना चाहिए, बस इतना ही। ये कंडीशन नीट में बस यही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा स्टार लगा लेना, ठीक है। वो भी नहीं पूछते, बट वर्स्ट केस में वही पूछ सकते हैं। नीट प्रेप वाले पूछते हैं, इसी से ये हमने लिखा था, वो आपने सिखाया था, ठीक है। एस सीरीज में तो कुछ भी पूछते हैं। हाँ तो नीट पे गया तो का फॉन्ट देख के डर लगता है। लिखना है ये फॉर्मूला ऐड करो तो कल के नोट्स में। कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस देंगे ही नहीं, और अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं देंगे तो हमने जो फॉर्मूला कल पढ़ा था वो यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें यू है। आ रहा है बात समझ में?
अगर डायरेक्ट ट्यूब लेंथ देके मैग्नीफाइंग पावर पूछेंगे तो ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, ठीक है। ये आपने लिखवाया था कि if object is very close to objective lens and eye is not very close to eyepiece lens, then ये फॉर्मूला करेक्ट। हाँ, ये कंडीशन भी अभी लिखवाने ही वाला था। ये वाला आपने लिखा है नोट में लास्ट में। कंडीशन जरा दिखाओ, क्या लिखवाया था लास्ट ईयर? गिरा कुछ। आप क्यों बोल रहे हो? हमारे से सही आता है। मैग्नीफाइंग पावर। अब मैग्नीफाइंग पावर है वो। सर आपको ये कॉपीज चाहिए कॉपी? तो सर आप कुछ जमीन जायदाद है यहाँ पे कहीं? मत दो। आपका जो घर है ना वो हमारे नाम पे आधा है। हो गया। बैकग्राउंड में समझ नहीं आ रहा। थोड़ा उसके अंदर एक इधर और तुम सब स्कैन करके रखना कॉपी। किसी में तो पढ़ा देंगे तो एक्चुअली अगर तू मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे की लगा এটা তো এটা মুভি করছে হ্যাঁ বল अगर तू मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे কি করছে এই পড়ে না ওই তো সেই ওর জন্যই প্রথমে রাজার নাম ये भी ऐड कर लो तो। চার বার গেছি সাইবার ক্যাফেতে কালকে আমি ভাবলাম আধা ঘন্টার মধ্যে হয়ে যাবে 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা বসে আছি চারবারে না ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছি ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোন দেখা যাচ্ছে এটা কোন আমার বাবা তো দোষ তুমি লোক কালকে কিন্তু পড়ে সকালকে आपको स्टेटमेंट लिखवाया था, उसको मैथमेटिकली लिख लो। कॉपी कर लो लिख लिया? इस पढ़ना है क्या आपको? क्या 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 फिर से बोलिए वो मैं अलग से पढ़ा दूंगा, इन लोग के कोर्स में है नहीं तो अभी वो पढ़ा नहीं रहा। क्या क्या सर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। वो भी पढ़ा दीजिए क्या करोगी पढ़ के? सब नहीं पूछता है, सब रिमूव है। तो मेरे आप ही के पास रहना है नहीं मेरे पास नहीं नहीं सर जो पढ़ना है फिजिक्स में ही पढ़ना है वो कह रहा था कि ज्वाइन करेगा शायद क्लासेस
क्या पीडब्ल्यू में? पीडब्ल्यू वो पिछली बार था ना, वो शायद ज्वाइन करना चाहता है। पीडब्ल्यू में था क्या वो? हाँ? पीडब्ल्यू में पढ़ता हाँ, था वो क्या? तो खत्म हो गया पीडब्ल्यू। अच्छा। शायद पता नहीं, हमको बोला नहीं, हमने हाँ साथ तो में जेई बैठे थे तो बहुत अलग हमने कहा कि हमको बोला उनके असिस्टेंट जो सर आपको कहाँ से मिलता है ऐसे आई एम रीथिंकिंग माय लाइफ चॉइसेस। हम पहले आप ही के पास आए थे फिजिक्स पढ़ने। एक्सेप्ट क्यों? मैं था नहीं शायद, आप ही से बात हुई थी, मुझसे ही सर बात हुई नहीं थी। थे। मतलब हम फिजिक्स लेने आए थे, फिर आप ही से मुझसे बात नहीं हुई थी आपकी। आप ही से बात हुई थी। सर आप नहीं तो बैठे नहीं, मुझसे नहीं हुई है भाई। नहीं सर, पापा और हम आए थे, आप भूल गए, पापा और हम आए थे फिजिक्स लेने। हम यहाँ पढ़ते थे, अच्छा। वो निखिल मैडम सर के पास 2 दिन गए थे, इसके बाद फिर उनका पढ़ाना हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोला कैसा कैसा पढ़ाते हैं? कैसे पढ़ाते थे, टीचर ऐसे सवाल दे देते था, फिर वो फोन ही चलाते थे और एक स्टूडेंट को बुलाते थे, बोलते कि तुम करो ऐसे। अच्छा। हाँ, तो हमको कुछ मतलब कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। उसके बाद जो लाइट रूम में पढ़ाते थे ना, लाइट भी बहुत कम था, हमको थोड़ा मतलब टॉर्च लेकर जाना था। गट फीलिंग नहीं आया कि हम क्यों पढ़े। फिर उसके बाद वो उनका घर नहीं था, ठीक है ना, वो 8-10 बजे क्लास थे, 10:30 बजे आते थे, तो अभी में आधा घंटा में घर से बाहर ही वो थोड़ा कॉपी का जगह है। इकट्ठे के साथ कितना देखो इसके आंसर्स में 7-8 टाइम्स डाउट डाउट स्कूल के आए थे, जिसको समझ डाउट है कि मैं फोकस पे ध्यान को क्लियर कर दे। आगे बोला